So wash क्या है? Drinking water, W is water, sanitation and hygiene. Drinking water, sanitation and hygiene. Wash. So when there is a lack of hygiene and clean drinking water, absorption of nutrients into the body becomes a challenge. Lack of hygiene, sanitation facility and safe drinking water. So there are three aspects of hunger: lack of food, lack of nutritious food, lack of absorption of the nutrients by the body. Lack of awareness among the people about their rights and entitlement. So wash is water, sanitation and hygiene. Wash. So we provide nutrient supplement integrated child development scheme. हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है? हमारे पास 30,000 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है. हर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर 6 सब सेंटर्स हैं. हर एक सब सेंटर के अंदर एटलीस्ट एक ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ है और एक ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के अंदर 2 से 3 आशा वर्कर है. ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, फिर उसके अंदर है 2. ये हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है. प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर सब सेंटर, फिर उसके अंदर ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ एंड फिर आशा वर्कर. तो में काफ़ी चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जाती. लीगल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, मेडिकल अवेयरनेस हमें प्रोवाइड करनी चाहिए. लीगल, फाइनेंशियल और मेडिकल, ये अवेयरनेस हमें प्रोवाइड करनी चाहिए स्कूल लेवल पे. According to WHO report, we have 80 doctors per 1 lakh population. If we exclude quacks, then we have only 36 doctors per 1 lakh population. That is quacks. So there is a Digital Information Security Healthcare Act or Digital Health Card for every Indian. So yeah, Ayushman Bharat Digital Mission, Health ID for all. So it can bring revolutionary change in the healthcare system. That is Ayushman Bharat Digital Mission. So यहाँ पे यूनिक हेल्थ आईडी होगी हर एक सिटीजन की और ऑल्सो डिजिटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड फैसिलिटी रजिस्ट्रीज. तो 14 डिजिट नंबर होगा. सो इट इज़ यूज फॉर 3 पर्सन यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड थ्रेटनिंग ऑफ बेनिफिशरी एंड थ्रेडिंग ऑफ बेनिफिशरी हेल्थ रिकॉर्ड ओनली विद देयर इन्फॉर्म कंसेंट अक्रॉस मल्टीपल सिस्टम एंड स्टेक होल्डर्स. यहाँ पे शेयर करेगा, लिंक करेगा पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड फॉर अ यूजर, लिंक करेगा पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ अ यूजर. सो इट विल क्रिएट अ लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ. लॉन्गिट्यूडनल इस तरीके से हेल्थ हिस्ट्री, पहले ये था फिर ये था, सर लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ हिस्ट्री क्रिएट करेगा. सो इट एनेबल एक्सेस टू वेरीफाइड डॉक्टर्स अक्रॉस द कंट्री. वेरीफाइड डॉक्टर्स इन्हें एक्सेस कर सकते हैं. सो विल इंक्रीज द ईज ऑफ लिविंग, सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर इन हॉस्पिटल्स. सो बिल गेट्स हेल्स इंडियाज डिजिटल हेल्थ आईडी सिस्टम. So the digital health infrastructure will help ensure equitable, accessible healthcare delivery and accelerate process of India's health goal. तो पीएम ने लॉन्च किया है कहाँ पे? अक्टूबर 2021 में 64 करोड़ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम फ्रॉम वाराणसी. कहाँ से लॉन्च किया? वाराणसी से 64,000 करोड़ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम. सो बाई लॉन्च बाई प्रधानमंत्री फ्रॉम वाराणसी. So it will be in addition to national health mission. So it will continue still till 2025-26. So it is a scheme with an outlay of 64,000 crore over the 6 years. 64,000 crore over the 6 year. This will be in addition to national health mission. यूपी में 9 मेडिकल कॉलेज लॉन्च किए हैं यूपी में. तो इसका पर्पज क्या? एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना. So provide 70,788 rural health and wellness center in 10 high focus states. तो वे फिल द क्रिटिकल गैप्स इन पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर. अंदर जहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे एक्सक्लूसिव क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनाए जाएंगे. यहाँ पे IT इनेबल डिसीज सर्विलेंस होगा, जहाँ पे सर्विलेंस लेबोरेटरी होगी ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, रीजनल, नेशनल लेवल पे. तो एक हेल्थ इन्फॉर्मेशन पोर्टल एक्सपेंड किया जाएगा सारे स्टेट्स एंड यूटी में. सो देयर विल बी इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन पोर्टल. 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बनाए जाएंगे. 9 बायोसेफ्टी थर्ड लेवल लेबोरेटरीज बनाए जाएंगे. 5 regional centers होंगे for disease control. Digital health ID card for every Indian. So we'll have unique ID for every citizen. Also provide a digital healthcare professional and facilities registry. So India wants to improve mental health care but has no data. Mental health practitioners का कोई data ही नहीं है इंडिया के पास. So center has no data on number of clinical psychologists working in India. जो data है regarding the number of psychologists in the country is not maintained centrally. So COVID-19 pandemic has worsened the mental health crisis in India. The government has not conducted any study to assess the impact of COVID-19 pandemic on mental health. So it's not a taboo. We need to talk about the mental health. So according to WHO, 7.5% of Indian population suffer from mental disorder. Suffer from some form of mental disorder. And India has less than 4,000 mental health professionals. So this is a 2019 report. COVID-19 impact not accounted for. So India accounted for nearly 50% of global mental, neurological and substance abuse disorder burden. So problem mental health here पे एक तो neglected area है, ऊपर से social stigma है, mind impact body, ऐसा है mind का impact body पे भी होता है, treatment gap है, post COVID-19 impact prone to other abuse and these people are vulnerable. 75% population मतलब 13 करोड़ लोग हैं, सिर्फ 4,000 प्रोफेशनल हैं according to WHO report. Prone to other abuse, for example drug, alcohol,
एक्ट्स जो है ऑन पेपर, जैसे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982, इंदिरा गांधी मेंटल हो गई थी 1982 में, वो लेके आए थे। फिर नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ केयर प्रोग्राम 1996, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017. The act envisages establishing a central mental health authority and state mental health authority. So we must learn to balance our positive and negative feelings. It is impossible for an individual not to have negative feelings at all. Being aware of the feelings, processing them and expressing them Allah can allow us to balance the negative feelings with positive and instill a sense of optimism in ourselves. And if we feel we can't overcome negativity, then it is a time to seek professional help. So there's a National Rare Disease Policy 2021. So definition accepted in the United States, कोई accepted definition नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स के अकॉर्डिंग। अगर 2 लाख से कम लोगों को इन्फेक्ट करती तो रेयर डिसीज होगी। And this is accepted by, this definition is also accepted by the National Organization for Rare Disease Disorders in India, National Organization of Rare Disease Disorder in India. So these are orphan disease that affects a very small number of population. A rare disease genetic होती है and present throughout the person entire life, even if symptoms do not appear immediately appear. 6,000 से 8,000 classified as a rare disease, but only 5% have therapies available to treat them. इसके example है lysosomal storage disorder, जैसे प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी, गॉशो डिसीजेस, पॉम्पे डिसीजेस, फैब्री डिसीजेस, सिस्टिक फिब्रोसिस। यहाँ पे हाई मॉर्टेलिटी, हाई मॉर्बिडिटी होती है। देखिए एडल्टहुड तक ये रेयर डिसीज नहीं पहुँचती बिकॉज हाई मॉर्टेलिटी, हाई मॉर्बिडिटी होती है। इनको ऑर्फन डिसीज बोला जाता है बिकॉज फार्मास्यूटिकल कंपनी वर नॉट रेडी टू अडॉप्ट देम एंड डेवलप ड्रग्स ऑफ देम बिकॉज ऑफ द लो प्रेवलेंस, देयरफॉर दीज आर नोन एज ऑर्फन ड्रग्स। तो यहाँ पे पॉलिसी ने 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया। एक तो वन टाइम ट्रीटमेंट चाहिए, क्यूरेटिव वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, एक तो लॉन्ग टर्म लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चाहिए, एक है डेफिनेट ट्रीटमेंट इज अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्टिमल चैलेंज आर टू मेक ऑप्टिमल पेशेंट सिलेक्शन फॉर बेनिफिट, वेरी हाई कॉस्ट ऑन लाइफ लॉन्ग थेरेपी। तो डेफिनेट ट्रीटमेंट तो है लेकिन यहाँ पे बहुत हाई कॉस्ट होता है, लाइफ लॉन्ग थेरेपी होती है। तो यहाँ पे ऑप्टिमल पेशेंट सिलेक्शन करोगे बेनिफिट। तो ग्रुप 1 वन टाइम ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट देगा 20 लाख रुपए अंडर द अम्ब्रेला स्कीम राष्ट्रीय आरोग्य निधि, that is राष्ट्रीय आरोग्य निधि provide fund to VPL family who are suffering from major life threatening disease in government or private hospital. Alternative funding, voluntary crowd funding प्रोवाइड की जाएगी on the digital platform. तो ग्रुप 1 and 2 पे ग्रुप 3 डिसऑर्डर को सस्टेनेबल ट्रीटमेंट सपोर्ट चाहिए। एंड जो इसमें ज़्यादातर चिल्ड्रन आते हैं नाउ एट द रिस्क एंड एट द मर्सी ऑफ क्राउड फंडिंग। ग्रुप 3 वाले क्राउड फंडिंग पे डिपेंड। सो बहुत ही कम फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो रेयर डिसीज़ के लिए ड्रग बनाती है। इंडिया में कोई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर नहीं है एक्सेप्ट जो मेडिकल ग्रेड फूड और फॉर दोस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या है, फ्री है। यहाँ पे क्या है, फ्री है। तो यहाँ पे हम पॉवर्टी नहीं लिख सकते प्राइमरी हेल्थ केयर में। तो इम्प्लीमेंट राइट टू एजुकेशन एक्ट, जैसे सर्व शिक्षा अभियान। सो यहाँ पे अलग से डिसेबल्ड लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू डिसेबल्ड माइनॉरिटी, SC/ST एंड गर्ल चाइल्ड, but these provisions are not being adhered to. So there is a lack of proper implementation of Shiksha Abhiyan. We don't have a proper infrastructure for disabled people. और disabled को पढ़ाने के लिए टीचर ट्रेनिंग is totally missing. A lack of sensitivity to the children belonging to minority and SC/ST. And curriculum is also not gender sensitive. So skill education 9 to 12 वाले में देखना है, 8 तक आप सिखाई दो, 9-12 में स्किल एजुकेशन की बात आती है। लैक ऑफ प्री स्कूल ट्रेनिंग। सो प्री स्कूल ट्रेनिंग गवर्नमेंट स्कूल के लिए भी होना चाहिए, किंडरगार्टन। सो सर्व शिक्षा अभियान के अंदर है विद्यांजलि, बड़े भारत बड़े भारत एंड राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। सप्लीमेंट्री स्कीम अंडर द सर्व शिक्षा अभियान, विद्यांजलि, बड़े भारत एंड राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। को करिकुलर एजुकेशन है विद्यांजलि में। सो आप को करिकुलर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो फॉर द चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल। आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे उसके लिए। वॉलंटरी प्रोवाइड कर सकते हैं विद्यांजलि के अंदर, जैसे डांस, म्यूजिक, पब्लिक स्पीकिंग, विद्यांजलि के अंदर आप प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों को। तो ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए साइंस, टेक, मैथ्स नहीं पढ़ानी है। फिर बड़े भारत तो फर्स्ट एंड सेकंड एंड स्टैंडर्ड की साइंस मैथमेटिक्स की रीडिंग इंप्रूव करने के लिए बड़े भारत। द इनिशिएटिव ऑफ APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रीय आविष्कार अभियान टू इंस्टिल क्यूरोसिटी अमंग द चाइल्ड। मिड डे मील है। फिर एक बॉडी है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इट इज चीफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन सेक्टर। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन बॉडी फॉर एजुकेशन एट ऑल द लेवल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। दिस इज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो इन्होंने बोला कोडिफिकेशन लर्निंग आउटकम। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है तो उसके बाद लिखो कम से कम ABCD तो हर बच्चे को आनी चाहिए, मिनिमम स्टैंडर्ड कितना आना चाहिए। ये कोडिफिकेशन ऑफ लर्निंग आउटकम। और दूसरा कादियम श्रीहरि, इनके एक कमेटी बिठाई गई थी टू प्रमोट द गर्ल्स एजुकेशन। कादियम श्रीहरि गर्ल एजुकेशन। सो कादियम श्रीहरि कमिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बेसिकली टू प्रमोट द गर्ल्स एजुकेशन। तो द रिसेंट
the things taken by the cap. No detention policy was the issue. Teachers का काम था comprehensive continuous evaluation. Comprehensive continuous evaluation. And teachers are not doing comprehensive continuous evaluation. These salaries given to the teacher who is responsible for shaping the destiny of your nation. SS equity, quality, SS equity, quality and financing. ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. PISA होता था 8th स्टैंडर्ड. PISA होता था OECD कराता था राइटिंग कम्प्रहेंशन, साइंस, मैथमेटिक्स. To what extent your education sector is performing? Program for international school assessment. तो हायर एजुकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फाइनेंसिंग. हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी HEFA. So HEFA 1100 crore. 1000 crore by government, 100 crore by partner and the partner is Canara Bank. तो HEFA में सोसाइटी दिल्ली को पैसे चाहिए तो क्या होगा, इन्हें 500 करोड़ चाहिए. तो 500 करोड़ तो इन्हें वापस करने पड़ेंगे, लेकिन इंटरेस्ट अमाउंट जो होगा कौन पे करेगा? गवर्नमेंट पे करेगी. और ये सिर्फ उन्हीं में हो सकता है, सेंट्रली फंडेड जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हीं में हो सकता है. सो IIM बिल आया था, अगर वो पास हो जाता है तो क्या होगा, उनकी ऑपरेशनल अटॉनमी आ जाएगी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो जाएगा. करिकुलम क्या होना चाहिए, एडमिशन प्रोसेस क्या होना चाहिए, एंड हाउ मच पेमेंट विल बी गिवन टू विच ऑफ द फैकल्टी, एंड एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ IIM विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस.